नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल इटली यात्रा। G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। नई पीढ़ी के लिए बेहतर दुनिया के निर्माण का लक्ष्य को बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक बने सभी के लिए सुलभ। सम्मेलन में दिखी भारत इटली के मजबूत संबंधों की झलक। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का 18 जून को पहला घरेलू दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश के किसानों को देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त करेंगे जारी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। दिल्ली में जल संकट बरकरार, पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है जनता टैंकर के सहारे। वहीं इंडी गठबंधन में रहने वाली पार्टी कांग्रेस ने भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी ने कसा तंज, दोनों पार्टियों की मिली भगत का लगाया आरोप। भाजपा करेगी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की टीम। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के नेतृत्व में टीम करेगी घटनास्थल का दौरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भीषण हादसा। 26 यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरा। 14 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत निधि से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। 4 जिलों की पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान शहीद, 2 घायल। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का किया ऐलान। सेल्स टैक्स बढ़ाने से पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा। बेंगलुरु में अब पेट्रोल के लिए 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल के लिए 88 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर चुकानी होगी कीमत। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें सीजन का आगाज। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। फिल्म की दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में की जा रही है स्क्रीनिंग। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद शनिवार को स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन मुद्दों को अपने संबोधन में जगह दी, उस पर विश्व के बड़े देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। उन्होंने इस दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता भी की। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इटली की पहली विदेश यात्रा पर पीएम मोदी के नेतृत्व की वहां मौजूद सभी राष्ट्राध्यक्षों ने प्रशंसा की। एक के बाद एक तमाम राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को बधाइयां दी, जिसके बाद पीएम मोदी ने सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान बातचीत का सिलसिला सिर्फ बधाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े मामलों पर भी पीएम मोदी ने जो रणनीति तय की, उस पर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। फिर चाहे वो हिंद प्रशांत के क्षेत्र का मुद्दा हो या फिर सभी के हितों से जुड़ा AI, ऊर्जा, पर्यावरण का मुद्दा हो। G7 के मेजबान देश इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात काफी खास रही। उन्होंने भारत को जो प्रमुखता दी, वो तस्वीरों के माध्यम से साफ देखी जा सकती है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की, जिनमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के अंतर्गत समन्वय पर ध्यान देने के साथ ही ऊर्जा पारागमन में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया। यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 से लेकर 2027 के लिए सहयोग के नए कार्यकारी कार्यक्रम पर भी प्रसन्नता जताई। पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने वालों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल रहे।
इन सभी मुलाकातों के दौरान वैश्विक पटल पर भारत के उभरते प्रभाव को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में बढ़ते भारत के प्रभाव के साथ सभी ने जुड़ने की इच्छा जाहिर की। पीएम ने भी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में कहा था कि प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के लिए उसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की सफलता का उल्लेख किया। दुनिया में इस समय जो उथल पुथल चल रही है, इन सारे हालातों में केवल एक ही देश है भारत, जो अगले 5 वर्षों के लिए स्टेबल दिखता है पॉलिटिकली और स्टेबल दिखता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। बाकी जितने G7 के देश हैं वहां पे बाइडन हो गए, ऋषि सुनक हो गए, मैक्रोन हो गए, श्लॉस हो गए, इन सब की अपने देश के अंदर ही अपनी हालत खस्ता है। ऐसे में भारत एक स्टेबल पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एरिया है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ है। प्रधानमंत्री ने भारत में ऊर्जा परिवर्तन संबंधी कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उसका दृष्टिकोण उपलब्धता, पहुंच, किफायत एवं स्वीकार्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत साल 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का उल्लेख करते हुए वैश्विक समुदाय से विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने और इसे व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं वैश्विक जिम्मेदारी के साथ एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आउटरीच सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने याद दिलाया कि यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि उसकी अध्यक्षता में G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे में देश के किसानों को एक बड़ी सौगात प्रदान करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने सबसे पहले कार्यक्रम में पीएम किसान की बहुप्रतीक्षित 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 3 लाख लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से बटन के एक क्लिक से वितरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। फरवरी 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को आधार से जुड़े बैंक खातों में 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है। केंद्र सरकार ने देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। इस राशि के जारी होने के साथ ही योजना की शुरुआत से अब तक लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही किसानों की सहायता के लिए कई बहनों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है ताकि वो खेती में अलग अलग कामों के माध्यम से किसानों का सहयोग कर सकें और लगभग
60 से 80 हजार रुपए तक की सालाना अतिरिक्त आय अर्जित कर पाएं। पीएम मोदी का संकल्प है देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, जिसमें से लगभग 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं, 2 करोड़ और बनानी है। इसी के तहत वाराणसी के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे और प्रतीक के रूप में 5 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। कृषि सखी का मतलब है किसान को कामों में सहयोग करना या बताना। अलग अलग तरह के काम हैं, खेती से संबंधित, कितना खाद डालना चाहिए, कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे कीटनाशकों का छिड़काव होना चाहिए। कृषि सखी को ट्रेनिंग देंगे और कृषि मंत्रालय उनको काम देगा। 34,000 को ट्रेंड किया है। ये संख्या लगभग 90,000 तक अभी जाएगी। कृषि सखी कार्यक्रम को चरण 1 में 12 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में शुरू किया गया है। अब तक 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हाल ही में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वाराणसी में होने वाला ये कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि देश भर से करीब 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर के 732 कृषि विज्ञान केंद्र, 1 लाख से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दिन कई केंद्रीय मंत्री किसानों से बातचीत करने और उनमें विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 50 KVK का दौरा करेंगे और वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। देश के किसानों के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जारी करेंगे। किस्त के तौर पर 20,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 30,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि सखी का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आपने रहीम की वो बात जरूर सुनी होगी, बिन पानी सब सून। आजकल दिल्ली के हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पानी के लिए दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और सियासत जारी है। खास बात यह है कि सियासत ने दोस्ती का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से दरार लाने का काम किया है। बूंद बूंद पानी को तरस रही दिल्ली की जनता है टैंकर के भरोसे। पानी का संकट बरकरार, लेकिन सियासत जोरों पर। दिल्ली की सड़क पर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। पानी की किल्लत पर आप के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसी दिक्कत ने चंद दिनों पहले दोस्ती का दम भरने वाली 2 राजनीतिक दलों के बीच खाई लाने का काम किया है। दिल्ली की सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन करती ये वही कांग्रेस है जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार के कामकाज की तारीफ करने वाली पार्टी आज न सिर्फ सड़क पर है, बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर आरोप भी लगा रही है। प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए, जनता तक पानी पहुंचना चाहिए, स्वच्छ जल पहुंचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने महसूस किया कि ये सरकार उस समय सोती रही। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। दिल्ली वासी पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं और सियासत चरम पर है। इसी बदली बदली सियासी तस्वीर पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के मटका फोड़ प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली में आपके साथ गठबंधन में थी और सीटें साझा की थी, तब यह मुद्दा नहीं उठाया। कांग्रेसी दिल्ली की जनता के बीच किस मुंह को लेके जाएंगे? अभी 8 दिन पहले तक
आम आदमी पार्टी की सरकार की विकास की तारीफ करते थे, ईमानदारी की तारीफ करते थे, आज उन्हें उनमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा क्योंकि समर शुरू हो चुका था। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। इस वक्त दिल्लीवासी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऊपर से पानी की किल्लत ने राजधानी के लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जहां पानी आ भी रहा है वहां गंदा आ रहा है। पानी की समस्या बहुत है दिल्ली में और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि मतलब हद से ज़्यादा हो गया है। यहाँ दिल्ली में इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों को रात रात को जागना पड़ रहा है। हम लोग खुद जाग रहे हैं गोविंदपुरी में रह के, रात को 2 बजे 2:30 बजे कई बार आता है। कारपोरेशन का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है, हम लोग भरते हैं पानी, काला एकदम काला पानी आता है। भाई हम तो बहुत ज़्यादा समस्या चल रही, कभी डब्बे लेकर उधर गए, कभी डब्बे लेकर उधर गए, कहीं ने हम करके ठोकर मार दी डब्बे ने। किसी वाले ऐसा मन दुखता है, बता ही नहीं सकते। दिल्लीवासियों की परेशानी में भाजपा लगातार साथ है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका लेकर प्रदर्शन किया और पानी की समस्या सुलझाने में दिल्ली सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। जनता को पानी की बूंद बूंद से तरसना पड़ रहा है। जो जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था, आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों में पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और टैंकर आते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दरअसल दिल्ली में डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा अंतर है, ऐसे में दिक्कत आना तय है। पानी के लिए त्राही त्राही कर रही दिल्ली की जनता को राहत कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये सवाल बरकरार है। दिल्ली से गिरीश निशाना और अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा है कि दिल्ली में पानी की समस्या काफी गंभीर है और ये सब कुछ टैंकर माफिया की वजह से हो रहा है। दिल्ली में जितनी पानी की आवश्यकता है उस सप्लाई में मात्र 0.5 से लेकर 7% तक की कमी है। लेकिन दिल्ली में जो क्राइसिस हुआ है ये टैंकर माफिया की चोरी की वजह से हुआ है। दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, लेकिन मिसमैनेजमेंट और चोरी को रोकने में ये लोग असफल हैं। हरियाणा से आने वाला मुनक नहर के पानी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो दिल्ली सरकार के कार्य के अंदर अक्षमता होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर उन्हें नीट परीक्षा मामले और उसके कारण छात्रों की परेशानी से अवगत कराया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने घटनाक्रम का संज्ञान लिया है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि छात्रों के हितों की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। और वहीं नीट परीक्षा परिणाम के मुद्दे पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में कदाचार के सभी मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सभी परीक्षार्थियों को आश्वस्त किया है कि उनके करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। नीट परीक्षा परिणाम से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। क्या कहना चाहेंगे छात्रों से, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो एक मूल विषय था 6 केंद्र में कम समय मिलने के कारण वहाँ परीक्षा के बारे में थोड़ा वहाँ उनको कम समय मिला, किसी कारण से परीक्षा शुरू होने में विलम्ब हुई। इसकी अल्टरनेटिव एनटीए ने कुछ मैकेनिज्म दिया था, उसमें भी कुछ प्रश्न उठा। फिर कोर्ट की हस्तक्षेप हुई, कोर्ट के सामने एक हमने अल्टरनेटिव फार्मूला रखा, कोर्ट ने उसको स्वीकृति दिया है। मेरे ख्याल से एनटीए की ओर से समाधान देने के बाद और जो विद्यार्थियों में नीट को लेकर एक प्रश्न आया था उसमें एक समाधान आई है। पटना में और गोधरा में जिस तरह से धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं, तो क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखो, मेरे पास जितनी जानकारी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, ये सारा विषय में वहाँ की एजेंसी कड़ी कार्रवाई कर रही है और वहाँ की एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस से वो ध्यान में आई है, कार्रवाई हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
तो कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक है और आज भी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार इस पर लीपापोती कर रही है। किस चीज़ को लिपापोती की है? हमने सारा चीज़ को पारदर्शी, स्टूडेंट कहे कि हमको ग्रेस वाले फार्मूला में सहमत नहीं है, हमने बदला उसको। ग्रेस वाला फार्मूला भी सुप्रीम कोर्ट की दी गई फार्मूला था, ये कोई सरकार ने या एनटीए ने अपने मन से कोई फार्मूला लाया नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें से विद्यार्थियों के मन में आया, सरकार हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑल्टरनेटिव मॉडल लेके गया, पुनः परीक्षा की जो चाहे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनुमति दिया, हमने उनको विद्यार्थियों के सामने ऑप्शन करके रख दिया है। और एक दो जगह की जो घटना दुर्घटना की खबर आई है वो भी सारे सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हम रखेंगे। अच्छा सर, जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का, हम देख रहे हैं कि कई बड़े कोचिंग सेंटर वाले भी उसमें बैठे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? जब सिलेक्शन हुए बच्चे कोचिंग सेंटर के बाहर चले जाते हैं, किसी को तो दिक्कत होना स्वाभाविक है, वो दिक्कत है उनको। आज परीक्षा कम बोझिला हो, परीक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, गरीब पृष्ठभूमि के लोग, मेधा विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर पाए, ये सरकार की प्रयास रही है। एनटीए की क्या जवाबदेही तय की जाएगी इस पूरे मामले में अगर कुछ गड़बड़ी हो? कोई भी हो, जो लोग इसमें संश्लिष्ट रहेंगे, सरकारी गैर सरकारी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका कहना है कि कोई भी अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उधर कर्नाटक सरकार ने ईंधन की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया है। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने पेट्रोल के दाम 3 रुपए और डीजल की कीमतों को लगभग 3 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल का सेल्स टैक्स 29.84%, जबकि डीजल का बिक्री कर 18.44% बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले के असर के बारे में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बताया कि कर्नाटक में तत्काल प्रभाव से पेट्रोल की कीमत लगभग 3 रुपए जबकि डीजल की कीमत 3 रुपए 5 पैसे बढ़ जाएगी। कर्नाटक में नए करों के साथ उपभोक्ताओं को अब पेट्रोल के लिए 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल के लिए 88 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर की कीमतों का सामना करना पड़ेगा। इस कर वृद्धि के समय पर सवाल खड़े हो गए हैं और व्यापक बहस छिड़ गई है। विश्लेषकों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। उच्च परिवहन लागत से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम नागरिकों की जेब पर बोझ पड़ सकता है। परिचालन लागत बढ़ने से व्यवसायों को भी परेशानी महसूस हो सकती है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक गतिविधि में मंदी आ सकती है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद बीजेपी सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर खराब होती जा रही है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम वापस नहीं लिए तो सोमवार को बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन करेगी। Finance situation here in Karnataka is going bad day by day. It's getting worse on day by day. They are unable to run the government because of their guarantee. They are not able to get the proper resources. Now today the state government under the leadership of Chief Minister Siddaramaiah ji, they have taken a decision of increasing 3 rupees per litre. Petrol prices has been increased, 3 rupees per litre and diesel 3 rupees 50 paisa per litre. So Bharatiya Janata Party were demanding Honorable Chief Minister to take back its decision. Bharatiya Janata Party is not going to keep quiet on this particular decision. On Monday, we are going to protest across the state. I demand the Chief Minister of this state not to proceed with this decision that has been taken today. Our Chief Minister to take back its decision and roll back the prices that has been increased on petrol and diesel. और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हाथ ने बदल दिए हालात, हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। मतलब कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में और देश में ढिंडोरा पीटती है कि महंगाई बढ़ गई और अपने राज्यों में जैसे अभी कर्नाटका में उन्होंने एक जिजिया फतवा लगाकर वहां पर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया और वो भी इतना बड़ा प्राइस राइज किया है, 3-3 रुपए से बढ़ाया है, 3 रुपए से अधिक डीजल का प्राइस बढ़ा है। हिमाचल में भी इसी प्रकार का जिजिया लगाया, 6 रुपया डीजल का बढ़ा दिया था।
उनकी साथी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बिजली के दर बढ़ा दिए थे। ये सारे लोग वादे करके आए थे कि मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे, उल्टा टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिवालिया निकाल दिया है अपने अपने राज्यों का। राहुल गांधी से पूछे, वादे तो बड़े किए ना, खटाखट खटाखट हम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। अब डालिए 1 लाख रुपए कर्नाटका की महिलाओं के अकाउंट में पैसा, हिमाचल की महिलाओं के अकाउंट में पैसा, उल्टा पैसा छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। यही इनकी असली फितरत है, यही इनका असली चेहरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार सुबह 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुए आतंकी हमलों को लेकर अब स्थानीय लोगों का रोष भी सामने आने लगा है। कश्मीर घाटी के पहलगाम में गुज्जर बकरवाल समुदाय ने जम्मू में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने जवानों के साथ हैं, क्योंकि हम सीमा पर रहने वाले लोग हैं। हम हमेशा अमरनाथ यात्रा का स्वागत करते हैं और इस साल भी हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। कोई भी हमें यहाँ अमन को खराबी करने के लिए आएगा और उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे सब आवाम। तो इसलिए हम सब इकट्ठे होकर यहाँ जमा हुए। हम पूरी मजम्मत करते हैं और हमें इस पे पूरा अफसोस है कि ऐसे जो दहशतगर्द लोग हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो और हमारा पूरा आवाम और जवानों के साथ पूरा तआमुन रहेगा। हम इंशाअल्लाह रहमान हम वो लोग हैं कि जो बॉर्डरों की हार हमेशा हिफाजत करते आए और यहाँ भी हम पूरी हिफाजत करेंगे। और अमरनाथ यात्रा आज तक तो हमने किसी वक्त भी यात्रा मेहमान हिसाब से हमने निभाया है और निभाएंगे भी। हर रोज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, दहशतगर्दों की तरफ से जो है आए रोज सयाहों पर जिस तरह के अटैक किए जा रहे हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि यहाँ पे अमन हो, पीस हो, ताकि अपना कारोबार जो है वो अच्छे तरीके से चलाए। पहलगाम में 95% जो लोग हैं वो सयाहती पेशे के साथ जुड़े हुए हैं और इसी सयाहती पेशे से जो है अपना रोजगार जो है वो कमाते हैं। यहाँ के लोग जो है इस चीज से सरासर इसके खिलाफ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और श्री अमरनाथ यात्रा जो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं और खुशामद करते हैं कि वो यहाँ पे आए। यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो आपकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। जिस तरह से हर साल श्री अमरनाथ यात्रा बड़े अमन के साथ इख्तिताम पजीर होती है और इस साल भी इंशाल्लाह जो है वो इख्तिताम पजीर बड़े अमन के साथ होगी। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सीएम एन बीरेन सिंह के बंगले से करीब 300 मीटर दूर और मणिपुर सचिवालय परिसर के ठीक पीछे मौजूद इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह इमारत कुकी इन हॉल के पास स्थित है, जो कुकी समुदाय का सभा स्थल हुआ करता था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुए भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 26 यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य का इलाज रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम एम्स पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 40,000 और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 10-10 हज़ार की आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया। रुद्रप्रयाग में बहुत दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुँचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में और 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी ज़रूरी इलाज के लिए ज़रूरी चीज़ें वो सब की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो ठीक हों और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो एक बहुत ही असमय ऐसी दुख की घड़ी आई है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में एक सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे संदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की सीमा से सटे नारायणपुर के अंबुजमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 माओवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में STF का एक जवान शहीद हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में STF के 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। वहीं नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में नक्सली सामान, इंसास राइफल, 330 राइफल, BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा बल के जवानों को सूचना मिली थी कि कुतुल, फरसबेड़ा, कोड़ता मेटा इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी सूचना के बाद बस्तर संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर के से DRG और STF के करीब 1400 जवानों को ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था। पिछले 3 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। इस साल जनवरी से अब तक 161 दिन में सुरक्षा बल के जवानों ने 141 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पिछले 2 दिनों से हमारे विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है, नितेश एक्का, जो कि जसपुर के रहने वाले हैं, वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नारायणपुर जिले के ओरछा थाना के अंतर्गत फरसबेड़ा धुरबेड़ा के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों संग हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में STF के एक जवान के शहीद होने और 2 जवानों के घायल होने की भी दुखद खबर है। घायल जवानों को तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। नक्सलियों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई से नक्सली विचलित हैं। उनके खात्मे के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। यूपी के कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आए अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन जारी है। अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण मामले पर उत्तर प्रदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा, अभी तक हम 700 अवैध घरों को गिरा चुके हैं और करीब 500 घर और गिराए जाने हैं। मंगलवार तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। 700 भवनों को हम लोग गिरा चुके हैं, 500 से 600 भवन और हैं 2 गलियों में, वो भी कल शाम तक हम लोग उसे ध्वस्तीकरण का कार्रवाई कर लेंगे। हम लोग 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक और फिर 3 साढ़े 3 बजे से लेकर रात में 8 साढ़े 9 बजे तक चलता है। मैक्सिमम मंगलवार तक यह कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और BCCI सचिव जय शाह के साथ माधवराज सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि आज मेरे पूज्य पिताजी माधवराज सिंधिया का इंटरनेशनल स्टेडियम का सपना पूरा होने जा रहा है।
उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ रविवार शाम संविधान सदन के गेट नंबर 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन महान भारतीयों ने हमारे देश के इतिहास, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों के लिए उन्हें ठीक से देखना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले गणमान्य व्यक्ति और अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान यानी प्रेरणा स्थल पर आसानी से देख सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। इन महान भारतीयों की जीवन गाथाओं और संदेशों को नई तकनीक के माध्यम से आगंतुकों तक पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार के लिए 7 खूबसूरत संग्रहालयों को चुना है। इसमें गुजरात के भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का नाम भी शामिल है। ये पहली बार है जब भारत के किसी संग्रहालय को सांस्कृतिक और प्राकृतिक संरक्षण के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि कच्छ में स्मृति वन उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने 2001 के दुखद भूकंप को खो दिया था। ये मानवीय लचीलेपन और साहस की भी याद दिलाता है। खुशी है कि इस संग्रहालय को प्रिक्स वर्सेस म्यूजियम 2024 के लिए विश्व चयन में जगह मिली है। और गुजरात के कच्छ जिले में 26 जनवरी 2001 को आए विनाशक भूकंप ने जिले को तबाह कर दिया था। उस भूकंप में जान गंवाने वालों की याद में भुज में स्मृति वन संग्रहालय निर्मित किया गया। कच्छ में स्थित स्मृति वन को प्रिक्स वर्सेस म्यूजियम 2024 के लिए प्रतिष्ठित विश्व चयन में जगह मिली है। स्मृति वन के चयन पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यह हम सभी के लिए एक मार्मिक क्षण है, क्योंकि कच्छ स्मृति वन को प्रिक्स वर्सेस म्यूजियम 2024 के लिए प्रतिष्ठित विश्व चयन में जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परिकल्पित स्मृति वन एक संग्रहालय है जो 2001 में आए भूकंप को दर्शाता है और साथ ही साथ इसका समावेश दुनिया भर में उनकी यादों की खुशबू फैलाएगा। मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल अजहा के मौके पर नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ईद की नमाज अदा करने वालों से कहा है कि ईदगाह पहुंचने के लिए घर से जल्दी निकलें, ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने नमाजियों से ये भी अपील की है कि ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा करें और सड़क पर नमाज पढ़ने से बचें। सड़क पर नमाज हरगिज़ अदा नहीं करनी है और ईदगाह के अंदर और मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। इस वजह से और भी ज़रूरी है कि हम नमाज से 10 से 15 मिनट पहले ज़रूर ईदगाह पहुंच जाएं, जिसमें कि हमें आपको आगे से आगे सफ़ में बैठने की जगह भी मिल जाए और बाद में आने वालों को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। और हमारी कमेटी को भी, हमारे वॉलंटियर्स को भी इंतज़ामात में सहूलत हो। इंशाअल्लाह नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और इस शदीद गर्मी से राहत के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का दौर जारी है और ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार इसे नकारने में जुटी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक 4 सदस्यीय सांसदों की समिति गठित की है, जो बंगाल जाकर स्थिति का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और इस बीच हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए, सिवाय पश्चिम बंगाल के, जो अपना रक्त रंजित इतिहास भूलने को तैयार नहीं है। आरोप है कि चुनावों के बाद सूबे के सत्ताधारी दल टीएमसी के कार्यकर्ता चुन चुनकर अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। बीते दिनों 24 परगना जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर तोड़फोड़,
मालदा में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ और कार्यकर्ताओं से मारपीट, नादिया जिले में भाजपा के एक कार्यकर्ता की हत्या से लेकर मालदा में कांग्रेस कार्यकर्ता अकमल शेख की निर्मम हत्या राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा को दर्शाती है। स्थिति यह है कि इन हिंसा पीड़ितों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और वो पलायन के लिए मजबूर हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में कथित राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति में पार्टी सांसद बिप्लव कुमार देव, रविशंकर प्रसाद, ब्रिजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। देव इस समिति के संयोजक हैं। पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है, जबकि उनकी पार्टी के लोग विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमले करते हैं और उन्हें डराते हैं। बीजेपी पीड़ितों को न्याय दिलाने और उन्हें संबल देने की भरसक कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने निशित प्रमाणिक और अन्य नेताओं के साथ ऐसे ही हिंसा पीड़ित परिवारों के साथ कूच बिहार में मुलाकात की, जिसमें पीड़ितों विशेष तौर पर महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया। वहीं हिंसा पीड़ितों को राजभवन में प्रवेश नहीं देने के मामले पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर हिंसा के विरोध में राजभवन के सामने धरना देने की अनुमति मांगी है। दरअसल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी जब हिंसा पीड़ित परिवारों के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गेट से ही वापस लौटा दिया था। बाद में राज्यपाल ने खुद ही कोलकाता के माहेश्वरी भवन पहुंचकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने हिंसा पीड़ितों को राज्यपाल से न मिलने देने की घटना को लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला बताया। देखिए, गवर्नर साहब ने सही सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरीके का विषय आया है कि आप जो विक्टिम है उनको मिलने नहीं दे रही है, गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकल के जाना पड़ा, तो ये तो डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में गवर्नर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ तक भी अगर पहुँच नहीं पाए विक्टिम, तो ममता बनर्जी चाहती क्या है? जो लोग बीजेपी करते हैं वो क्या डूब मरे, सुसाइड कर ले? तो अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे सामने आकर, सब बीजेपी वाले सुसाइड करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके। इससे पहले बीजेपी ने हिंसा की घटनाओं को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने 21 जून तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 जून को तय की है। लेकिन विशेष बात है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार इन हिंसा की घटनाओं को सिरे से नकार रही हैं और स्थानीय स्तर पर हिंसा को रोकने की कोई पहल भी नहीं करती। ऐसे में टीएमसी की बीरभूम से सांसद शताब्दी राय का वही बयान सच्चाई बयां करने के लिए काफी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव बगैर हिंसा के भी जीता जा सकता है और बतौर सांसद उन्होंने खुद ऐसा करके दिखाया है। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर भारत जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं पूर्वोत्तर के इलाके भारी बारिश से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू से भीषण लू की स्थिति जारी रहने की आशंका जताई है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आसमान से सूरज आग उगल रहा है। राहत की बूंदें बरसाने वाले मॉनसून का पता नहीं है। तापमान अपनी चरम सीमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार के ज्यादातर हिस्सों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण गंगा का पानी अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। गर्मी इस कदर पड़ रही है कि गंगा सिकुड़ती जा रही है। गर्मी को जैसे गंगा माँ का तो काम है, हर साल घटती हैं, वो अपने पेटा में जाती हैं, मगर इस साल बहुत ज़्यादा चली गई हैं। राजस्थान की मिट्टी गर्म भट्ठी की मानिंद धधक रही है तो उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ भी तपने लगे हैं। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, जबकि लोगों को राहत की बूंदों का इंतजार है। भीषण गर्मी से पंजाब में भी आम जनजीवन पर असर पड़ा है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस भीषण गर्मी से बचने के लिए एसी जैकेट का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, कूलिंग जैकेट्स हमारे जो जेट डोज हैं, 13 पॉइंट जेट डोज हैं, उनको दी गई हैं और इसका मोटिव ये है कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ रही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। घर से बाहर भी नहीं निकला जा रहा, काम पे जाया नहीं जाता। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में
18 जून तक प्री मॉनसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। एक तरफ भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम के उत्तरी इलाकों में बीते 4 दिन से लगातार जारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई जगहों पर सड़क संपर्क बाधित हुआ है। सीमा सड़क संगठन ने यातायात बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम लोग फंडिंग जहाँ भी है, हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, राज्यपाल, जिलापाल को हम लोग ने जितना भी फंड चाहे हम लोग ने भेज दिया है। जिसका भी मृत्यु है, जो भी नागरिक का डेड हुआ है, उनको हम लोग 5 लाख रुपए हम लोग उनको कंपनसेशन हम लोग दे देंगे, एक्सग्रेशिया दे देंगे। तो जिसका घर डैमेज हुआ वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से और हमारा राज्य सरकार के फंड से, मतलब डिपार्टमेंट के फंड से उनको हम लोग पूरा हेल्प करें। हालांकि गुजरात के डांग जिले में हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 4 दिनों तक अच्छी से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है और 4 दिन बाद मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ा है। कई जगह पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब समय हो गया है योग का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तैयारियां जोरों पर हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में योग दिवस को लेकर अलग अलग ढंग से इसे मनाया जाता है। राजस्थान के चुरू में इस अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। इन दिनों चुरू में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों युवा, महिला, पुरुष और बच्चे योगा अभ्यास कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ सभी लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह है। चुरू के जिला मुख्यालय स्थित अग्रसेन नगर पार्क में योगाचार्य डॉक्टर संतरा जाट के निर्देशन में एक विशेष योग शिविर लगाया गया है। शिविर में सैकड़ों महिला पुरुष निःशुल्क योगाभ्यास में प्रतिभाग कर रहे हैं। योगाचार्य डॉक्टर संतरा जाट ने बताया कि आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित ये शिविर प्रतिदिन सवेरे 5:30 बजे से 7:30 बजे तक संचालित किया जाता है। शिविर में आने वाले व्यक्तियों को एलोवेरा जूस का वितरण भी किया जा रहा है। लोग बहुत उत्साह के साथ में ये अभ्यास करते हैं। जितनी मात्रा में जितने पुरुष आ रहे हैं उतने ही लेडीज आ रहे हैं। लेडीज और पुरुष समान रूप से बढ़ चढ़ के इस जो योगा प्रोटोकॉल पूर्वाभ्यास है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पहले ये प्रोग्राम 13 जून तक रखा गया था, लेकिन इनकी डिमांड के अनुसार इनको 20 जून तक बढ़ा दिया गया है और आगे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ तक ये मतलब इस पार्क में ये प्रयास कंटिन्यू होता रहे। ये शिविर आगामी 20 जून तक चलेगा, जिसे लोगों की मांग पर बढ़ाया भी जा सकता है। शिविर को संबोधित करते हुए योगाचार्य डॉक्टर संतरा जाट ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है, अर्थात स्वस्थ शरीर किसी भी मनुष्य की पहली प्राथमिकता होती है। अग्रसेन नगर विकास समिति के अध्यक्ष मदन लाल राजपुरोहित ने बताया कि व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग बेहद उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आयुर्वेद विभाग की ओर से अग्रसेन नगर में योग शिविर का आयोजन एक सराहनीय पहल है। यहाँ पे जो लेडीज है वो भी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी खूब आ रहे हैं और जो बूढ़े लोग हैं सिटीजन्स वो भी बहुत सारे आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन ही आ रहे हैं, अच्छे से योग कर रहे हैं सारी के सारी। यहाँ आने वाले लोगों में महिलाएं और पुरुषों के अतिरिक्त छोटे बच्चे भी हैं जो योगाभ्यास करते नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि योगाभ्यास के कारण पूरा दिन बहुत स्फूर्ति भरा रहता है और शरीर शाम तक तरोताजा रहता है। योग की क्लास जो सुबह चलती है, मैं कई दिनों से मैं भी इसको अटेंड कर रहा हूँ और ये इससे मैं अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। पहले शरीर अकड़ा अकड़ा सा रहता था, अभी मुझे कुछ दिन से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और मेरा मन करने लगा है कि मैं रोज करूँ। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज दुनिया भर में लोग योग को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं।
तो यदि आप भी स्वस्थ और निरोगी काया चाहते हैं तो योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जुड़ी खबरें। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की धूमधाम से शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह में FTII की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो प्रदर्शित की गई। इससे पहले ओपनिंग फिल्म बिली एंड मॉली एन ओटर लवर स्टोरी का रेड कारपेट NFDC में आयोजित किया गया था। 18वें संस्करण में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय मुंबई फिल्म फेस्टिवल में 61 भाषाओं में 59 देशों की 314 फिल्में, 8 वर्ल्ड प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशिया प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर होंगे। इस वर्ष का महोत्सव पहली बार डॉक फिल्म बाजार की शुरुआत कर रहा है, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए उनकी परियोजनाओं के लिए खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी ढूंढने के लिए एक समर्पित बाजार है। Giving a platform to under the dynamic leader, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, given a facility to the film facilitation office, a single window system. Single, you can, the film shooter or film producer, they can get one platform. In the one platform, they can get railway approval, they can get defense approval, they can get various department approval and various state approvals from a single platform. You need not to go there and there. 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वन्यजीव पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को बहुप्रतीक्षित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनसे खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। सुबैया नल्लामुथु हमारे साथ में हैं, जिन्हें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आज मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नवाजा गया है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये अवार्ड मिलना, ये ट्रिब्यूट मिलना, कैसा आपको एक अंदर से फील हो रहा है? ये बहुत बड़ा लंबा जर्नी है। इंस्टीट्यूट में कदम होने के बाद कम से कम 25 साल से ये डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन यूनिवर्स में हूँ। बट इसके पहले तो बहुत मुश्किल था। मतलब पहले तो हमारे लिए डॉक्यूमेंट्री फंडिंग के लिए प्रॉब्लम था, फिर डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद उसको दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं थे। बट अभी ये डिजिटल रेवोल्यूशन में कंटेंट बिकम अ किंग, तो इसलिए हम कोई भी कंटेंट इस पर स्पेशलाइज करने में आसान हो जाता है। सो दिस इज़ अ गुड टाइम, अच्छा टाइम फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है कंपेयर टू अर्लियर टाइमिंग। दिस अवार्ड आई एम वेरी प्राउड। ये अवार्ड मिलने के लिए बहुत लंबा जर्नी है, बहुत मुश्किल जर्नी था। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाइनली माई वर्क इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड। आपने कई सारे वेरिएशंस पर काम किया है, इंडिया के टाइगर्स पे काम किया, अवेयरनेस क्रिएट करने पे काम किया, आपने साइंस में भी, साइंटिस्ट के रॉकेट्स में भी काम किया है। जो ये वेरिएशंस हैं, इसको आप कैसे एक छोटे कॉम्पैक्ट में उसको एडवाइस की तरह आज के कैमरा पर्सन्स को, फिल्म मेकर्स को देंगे कि वो इसको यूटिलाइज कर सकें? मेरा ऑल द सब्जेक्ट, साइंस हो, हेल्थ हो, मेडिसिन हो, वाइल्ड लाइफ हो, जो मेरा जो भी आप फिल्म देख लीजिए उसमें इंफॉर्मेशन भी होंगे, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होंगे। दैट्स व्हाट द सक्सेस ऑफ ऑल माय फिल्म्स। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शॉर्ट फिल्म मेकर्स, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि अमूमन हम देखते हैं कि फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं मिलता है। क्या मानते हैं आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और क्या यहाँ पर और ज़्यादा बदलाव आने चाहिए? No, this is a very good platform. इसमें क्या बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है टू यू मीट पीपल, इंटरेक्ट करने के लिए, दिस एनकरेजमेंट भी अच्छा मिल जाता है। ये शॉर्ट फिल्म हो, एनिमेशन हो, बिकॉज द 1 वीक इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट्स एंड एवरीवन कैन इंटरेक्ट एंड डू बेटर इन द फ्यूचर। ये थे सुबैया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से तब फिल्म मेकिंग होती थी डॉक्यूमेंट्री में और अब हुआ है बदलाव। कैमरा पर्सन गौरव काकड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई।
और वहीं आईसीसी टी20 विश्व कप में कनाडा के खिलाफ भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला मैदान के गीले होने की वजह से रद्द हो गया। इस मैच के रद्द हो जाने के कारण दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिए गए। वैसे भारतीय टीम पहले ही ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये मैच सिर्फ औपचारिकता मात्र था। भारत ने ग्रुप दौर में आयरलैंड को, पाकिस्तान को और अमेरिका को शिकस्त दी। आपराधिक गतिविधियों से जुड़े नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 दंड के बजाय न्याय प्रदान करने की दिशा में कानून की प्रकृति को बदलने का प्रयास है। इसमें कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है ताकि आम आदमी के लिए जीवन यापन आसानी से सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के बारे में और जानेंगे कि इसके लिए इस कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी ढांचा काफी मजबूत हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी भी व्यक्ति की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 14 साल तक किया जा सकता है। विदेश से जबरन या यौन शोषण के उद्देश्य से 18 साल से कम उम्र के लड़कों और 21 साल से कम आयु की लड़कियों के आयात को अपराध माना गया है। वहीं मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्ति को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।